छात्र छात्राओं, एमएस पीजी महाविद्यालय अजपुरा की तरफ से ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका स्वागत। अब इसमें अपने ऑनलाइन डिजिटल क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था बीए पार्ट सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। इस मानव भूगोल ने इससे पहले अपने यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, मानव भूगोल के स्ट्रक्चर, उसके बारे में अपने अध्ययन किया था। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है रूरल सेटलमेंट यानी ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास। अब ग्रामीण अधिवास ये क्या सामाजिक बेस पे इनके कल्चर के हिसाब से आर्थिक संरचना के आसपास से धरातल की को देखते हुए इनका क्या होता है, निर्माण होता है। यानी सामाजिक रूप में मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट, रहने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए निवास को क्या कहा जाता है, मानव अधिवास। यानी कहने का मतलब सीधा सा तात्पर्य है यानी सामाजिक जीवन जीने के लिए मानव जाति अपने रहने के लिए जो अधिवास या मकान बनाता है या क्षेत्र के लिए जो तैयार करता है उसको क्या कहा जाता है, मानव अधिवास कहा जाता है। इसका निर्माण मनुष्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली वस्तुओं, स्थानिक भिन्न वस्तुओं तथा इसका निर्माण मनुष्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थानिक विभिन्नताओं के अनुसार उपलब्ध निर्माण सामग्री के तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार करता है। और मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। वो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। यानी मनुष्य जीवन जीने के लिए सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी यानी भोजन, उसके बाद में कपड़ा यानी वस्त्र, और वस्त्र के पश्चात उनको रहने के लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए यानी मकान। तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 3 मूलभूत आवश्यकताएं को जब मनुष्य पूरा करता है तो उनमें जो मूलभूत आवश्यकताओं में ये तीसरे प्रकार की है, यानी अपने अधिवास भी कह सकते हैं, मकान भी कह सकते हैं, घरौंदा भी कह सकते हैं, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसकी एक परिभाषा यानी हडसन के अनुसार, हडसन महोदय कहते हैं कि भूमि का वह भाग, हडसन महोदय के अनुसार परिभाषा, हडसन के अनुसार कि भूमि का वह भाग, भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से, जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, वह अधिवास कहलाता है। अधिवास कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है, हटन के अनुसार, हडसन के अनुसार। तो हडसन महोदय स्पष्ट करता है कि भूमि का वह भाग जो मानव बसाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है वो अधिवास कहलाता है। यानी अधिवास अपने आप में एक
परिपूर्ण स्थान होता है जहां मानव जाति यानी अपना सारा जितने भी दिनचर्या के जितने भी कार्य है वो वही करता है। अब जो ग्रामीण अधिवास है, रूरल सेटलमेंट है, इसका तात्पर्य उस अधिवास से होता है जिनके अधिकांश निवासी अपने जीवन यापन के लिए भूमि के विधोन यानी भूमि में जो कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं, अर्थात इनके निवासियों के मुख्य उद्यम जैसे कृषि करना, कृषि के साथ साथ कृषि करना है, पशुपालन है, कुटीर उद्योग है, पशुपालन, कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, जितने भी प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो सारे कौन करता है, यानी मानव जाति द्वारा किए जाते हैं। लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, वन वस्तुएं संग्रहित करना आदि किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इनका जीवन एक प्रकार से ग्रामीण स्वरूप के लिए होता है, किंतु इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन बस्तियों में वे लोग भी रहते हैं जो कृषकों और कृषक श्रमिकों की अनेक आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। ग्रामीण अधिवास में सामान्यतः एकांकी अधिवास हो गया। अब एकांकी अधिवास व बिखरे हुए अधिवास एकांकी हो गए। एकांकी के बाद में ग्रामीण अधिवास में सामान्यतः एकांकी कृषक घर, पूर्वा व गांव आते हैं। कृषक घर, पूर्वा व मकान आते हैं। यानी एकांकी का मतलब एकांत में जो मकान बनाया जाता है, जो रहने के लिए अपना स्थान चुनता है, उसको एकांकी अधिवास कहा जाता है। अब गाँव में पूर्वा भी आते हैं, मकान भी आते हैं, गांव भी आते हैं, यानी छोटी छोटी ढाणियों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। और पूर्वाओं को मिलाकर एक पूरा क्या बन जाता है? एक गांव बन जाता है। और गांवों को मिलाकर एक क्या बन जाती है? ग्राम पंचायत बन जाती है। और ग्राम पंचायत को मिलाकर यानी कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और कई पंचायत समिति को मिलाकर अपना एक क्या बन जाता है? डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, जिला बन जाता है। और कई जिलों को मिलाकर अपना क्या बनता है? एक स्टेट बनता है। और स्टेटों को मिलाकर क्या बन गया? एक अपना भारत, यानी पूरा अपना एक पूरा देश का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब धीरे धीरे ये अधिवास के माध्यम से धीरे धीरे इसका क्या होता गया? विकास होता गया। और इस विकास को देखते हुए गाँव की जनसंख्या कुछ ही घरों से लेकर 5000 अथवा कभी कभी इससे भी अधिक हो सकती है, जिसको अपने क्या कहते हैं? पूर्वा कहते हैं, हैमलेट कहा जाता है। गांव से छोटे होते हैं और गांव की अपेक्षा कम संलग्न होते हैं, यानी जो पूर्वे हैं जो गांव की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं, जिसमें जनसंख्या लगभग 5000 के आसपास होती है। इनमें मकान भी होते हैं, ये प्राय बिखरे होते हैं। और मकान, स्कूल अथवा मंदिर भी इसमें प्राय नहीं पाए जाते, क्योंकि जनसंख्या ऑलरेडी क्या है? कम है। अब कम जनसंख्या है तो वहाँ सुविधाओं का भी क्या होगा? अभाव ही होगा। अब ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप जो अपना मेन क्वेश्चन आता है, यानी एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आता है, अधिवास से आपका क्या तात्पर्य है? यानी क्वेश्चन प्रश्न जो बनता है वो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन अधिवास से आप क्या समझते हैं?
तथा ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों को समझाइए या ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप या प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, यानी अधिवास से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों को समझाइए। पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस 15 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर राजस्थान विश्वविद्यालय की जो एग्जाम्स होती है उसमें ज़्यादातर जो मानव भूगोल है यानी ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अब इसमें शर्त यह है कि जो ग्रामीण अधिवास है, रूरल सेटलमेंट है, इसकी जगह पूछ सकता है यानी शहरी सेटलमेंट यानी अर्बन सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट में पूछ सकता है। तो इसमें दोनों का आपको और हो सकता है कि कंपैरेटिव अध्ययन भी करवा सकता है यानी तुलनात्मक अध्ययन भी, यानी ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं तथा शहरी क्षेत्र में कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं, उनमें दोनों भी क्या करने को कह सकता है, तुलना भी करवा सकता है। तो इनको आपको अच्छी तरह से क्या करना है, तैयार करना है। तो अब जो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप में, इसमें ग्रामीण बस्तियों के बचाव में भौगोलिक कारकों का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। यानी भौगोलिक कारक, अब भौगोलिक कारक से आपका तात्पर्य है सीधा सा है, यानी भौगोलिक कारक जैसे मान के चलो धरातल का उच्चावचन। अब जहाँ पर धरातल समतल है उस क्षेत्र पर यानी अपना जो सेटलमेंट है, अपना अधिवास है वो आराम से बना सकता है जहाँ समतल क्षेत्र है। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या होता है कि अधिवास यानी मकान बनाने में क्या होती है, काफ़ी व्यवधान होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ग्रामीण अधिवास को, तो वो कारक है धरातल यानी उच्चावच काफ़ी। फिर उसके पश्चात जो दूसरा अफेक्टेड कारण है वो है जलवायु यानी क्लाइमेट भी प्रभावित करता है। जैसे मानकर चलो जैसलमेर है, तो जैसलमेर में अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जलवायु काफ़ी गर्म है और सर्दी के दिनों में काफ़ी सर्दी पड़ती है। तो वो मानव के अनुकूल नहीं होने के कारण से वहाँ क्या है, वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो उस क्षेत्र में जो अधिवास है वो बिखरे हुए अधिवास पाए जाते हैं, बिल्कुल छितरे हुए, जिसको अपने बोलते हैं छितरे हुए अधिवास पाए जाते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए कहीं भी रेखीय तो कहीं भी गोलाई आदि आकार बस्तियों के अधिवास प्रतिरूप बनते हैं, जिसमें अपना पहला प्रतिरूप है रेखीय अथवा पंक्तिनुमा अधिवास, रेखीय अथवा पंक्तिनुमा अधिवास। ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, जिसमें फर्स्ट है रेखीय या पंक्तिनुमा अधिवास, जिसको लीनियर भी कह सकते हैं, LINEAR, लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट, तो जब लीनियर सेटलमेंट है इसमें यानी रेखीय या पंक्तिनुमा, तो इसमें ज्यादातर जो रेखीय या पंक्तिनुमा अधिवास है इसमें मुख्य रूप से यानी कहने का मतलब जैसे ये क्या है, ये रोड, कोई भी रोड है, ये इधर से रोड जा रहा है और ये इधर से रोड आ रहा है, इस
का डेवलपमेंट हो रहा है, उनको कौन सा प्रकार कहा जाएगा? उनको लीनियर, रेखीय या पंक्तिनुमा अधिवास, इंग्लिश में बोले तो लीनियर सेटलमेंट। तो जो ये अधिवास बन रहा है, ये प्रकार बन रहे हैं, ये कौन से अधिवास के हो गए? ये मुख्य रूप से कौन से अधिवास के हो गए? ये पंक्तिनुमा या रेखीय, यानी एक रेखा के समांतर जो अधिवासों का निर्माण होता है उसको रेखीय या पंक्तिनुमा अधिवास कहा जाता है। तो ये हो गया, यानी ये किसी भी रोड या रेलवे के समांतर बनने वाले अधिवासों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? लीनियर या रेखीय अधिवास। ये इसमें ऐसे ये जो आकृतियां हैं ये किनकी है? ये मकानों की, यानी अधिवासों की आकृतियां हैं। ये आकृतियां हैं, तो इसको आपने नाम दे दिए रेखीय या पंक्तिनुमा अधिवास। मुख्य रूप से समझने की बात यही है कि इसमें यानी सबसे ज्यादातर गांव किसी सड़क के दोनों ओर व नदियों के ऊंचे उठे हुए भाग या नहरों के किनारे पर सकरी घाटी के समांतर अथवा किसी सोते यानी झरना के किनारे एक पंक्ति के रूप में क्या होते हैं? बसे हुए होते हैं। इस प्रकार के गांवों में मकान प्राय एक या अनेक पंक्तियों में मिलते हैं या बने हुए होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? लीनियर अधिवास। उसको क्या कहा जाता है? लीनियर अधिवास या रेखीय या पंक्तिनुमा अधिवास। अब इसके बाद में जो दूसरा अधिवास है अरीय या त्रिज्याकार प्रतिरूप, दूसरा सेकंड अरीय या त्रिज्याकार प्रतिरूप। अब इसमें अपने जो नाम है इस नाम से भी विदित हो रहा है, इस नाम से भी पता चल रहा है कि अरीय या त्रिज्याकार यानी त्रिभुज के आकार का जितना भी सेटलमेंट बनता है, जितनी भी आकृतियां बनती हैं, उनको इस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है, जिसको अपने रेडियल भी कह सकते हैं। यानी रेडियल भी बोल सकते हैं, RADIAL, रेडियल सेटलमेंट। तो ये जो रेडियल सेटलमेंट है अरे त्रिभुजाकार, तो इसमें मुख्य रूप से यानी कोई भी जैसे एक कुंड है या तालाब है, यानी कोई भी मान के चलो ये आपके पास में ये तालाब है। अब इस तालाब के ये बीच में कोई भी शहर बन गया, ये शहर बन गया, ये रोड जा रही है। अब इन रोड के आसपास जितने भी अधिवास बने उनको क्या कहा जाता है? त्रिभुजाकार या अरीय, त्रिभुजाकार या अरीय अधिवास। इसमें बना लो ये हो गया त्रिज्यीय या अरीय सेटलमेंट। इसमें ये अधिवास के प्रकार हो गए। इसके बाद इसमें जो मेन बात है
जिन स्थानों पर कई सड़क मार्ग आकर मिलते हैं, यानी ये क्या मिल रहे हैं, सड़क मार्ग मिलते हैं आकर मिल रहे हैं, यानी जिन स्थानों पर कई सड़कें मार्ग आकर मिल रहे हैं वहाँ कृषि वस्तुओं के आदान प्रदान की सुविधाएं मिल रही हो, ऐसे मिलन बिंदु पर गांवों का श्री गणेश होता है, यानी गांवों का क्या होता है, विकास होता है। इनमें मकान सड़कों के सारे बनाए जाते हैं जो चौराहे पर जाकर आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इसमें जो मूलभूत जो क्या है, यानी ये तो क्या है, सुविधाओं का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे सड़क सुविधाएं, पानी की सुविधा, पानी के बाद में लाइट सुविधा, लाइट के बाद में सब्जी मंडी। इन चीजों की जहां पर सुविधा प्राप्त हो रही है उन क्षेत्रों में मुख्यतः अरे या त्रिज्या प्रतिरूप का क्या होता है, विकास होता है। अब है तीसरा, तीरनुमा अथवा लंबाकार प्रतिरूप। तीरनुमा अथवा लंबाकार प्रतिरूप। अब इसके नाम से भी पता चल रहा है कि तीरनुमा अथवा लंबाकार प्रतिरूप। तो तीर, अपने जो तीर होते हैं, तीर के समान जैसे आकृति बनती है उसको तीरनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। तो तीर की जैसे आकृति है, जैसे मान के चलो ये क्या है, ये तीर है, तीर का जो अगला वाला नोक है ये तीरनुमा, ये आकृति बन गई। तो इसमें जो मकानों का जो निर्माण हो रहा है, आदिवासियों का निर्माण हो रहा है, उनको क्या कहा जाता है, तीरनुमा अथवा लंबाकार प्रतिरूप या अधिवास। ये हो गए तीरनुमा अधिवास। ये हो गए। अब जो तीरनुमा अधिवास है मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में बनाए जाते हैं, यानी एरोटाइप्स ऑफ, एरोटाइप्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में एरोटाइप्स। तो ये गांव प्राय अंतरिक्षों के सिर पर मिलते हैं, यानी अपना जो भारत देश है, ये भारत देश कैसा प्रायद्वीप है, यानी प्रायद्वीप है जिसके तीन तरफ क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अपना जो भारत है उपमहाद्वीप कहलाता है। तो इसका जो दक्षिण का जो सिरा है, यानी दक्षिणतम बिंदु है, उस दक्षिणतम बिंदु पे यानी निचले वाले पार्ट पे यदि चारों तरफ कोई बस्ती का निर्माण करे तो वो कौन सा है, तीरनुमा कहलाएगा। तो इसमें सीधा सा ये है कि गांव प्राय अंतरिक्ष के सिरे पर मिलते हैं जो तीन और जल से घिरे होते हैं। अंतरिक्ष का अगला सिरा अधिक सकरा और लंबा तथा पिछला भाग अधिक चौड़ा और विस्तृत होता है। इसी विस्तृत भाग पर बस्तियां क्या होती हैं, बस्तियों का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी सीधा सा अंतरिक्ष से कहा जाता है जिसके तरफ तीनों तरफ क्या होता है, पानी पानी होता है। तो भारत इसका क्या है, उदाहरण, सीधा सा उदाहरण है, क्योंकि भारत का जो पार्ट है, एक तरफ क्या है अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और नीचे क्या है, यानी हिंद महासागर है। तो इस वाले पार्ट में जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें जो डेवलपमेंट होगा, जो बस्तियों का विकास होगा, वो तीरनुमा प्रतिरूप के नाम से जाना जा सकता है। अब इसके बाद में जो फोर्थ है वो है, तीरनुमा के बाद में चौथा है चौक-पट्टी या चौराहे पर बने गांव। चौक-पट्टी या चौराहे पर बने गांव और चौक-पट्टी या चौराहे पर बने गांव। अब जो चौक-पट्टी वाला क्षेत्र है
ये चौपट्टी वाला क्षेत्र मुख्य रूप से, यानी इसमें जैसे मान के चलो ये स्थिति है, ये चौपट्टी। अब इस चौपट्टी में यानी 90 डिग्री के एंगल पर यानी समकोण पर जितने भी अधिवासों का निर्माण हो रहा है वो चौपट्टी अधिवास कहलाएंगे। ये चौपट्टी अधिवास को क्या कर रही है, अंकित कर रहे हैं, यानी दिशा निर्देशित कर रही है। यह है चौपट्टी प्रतिरूप। ये चौपट्टी प्रतिरूप, तो इसमें दो सड़कों के मिलन अथवा चौराहे पर बसने आरंभ होते हैं और इनकी गलियां और सड़कें एक दूसरे के समांतर होती हैं और ये परस्पर समकोण पर क्या करती हैं, काटती हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पर क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं। अब है पांचवा है जूता डोरी के समान। पांचवा प्रतिरूप है जूता डोरे के समान प्रतिरूप, यानी जो अपने जूते की जो डोरी होती है उस डोरी के समान जो प्रतिरूप होता है उसको जूता डोरी के समान कहते हैं। यही कहने का मतलब यह, इनके चारों तरफ जितने भी अधिवास बन रहे हैं उनको अपने जूता व डोरी प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये प्रतिरूप है। इसमें अधिकांश जो गांव होते हैं वो नदियों के प्राकृतिक बांध या बाढ़ से ऊपर वाले क्षेत्रों में तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में बस जाते हैं। इस प्रकार के गांवों में बस्तियों का विस्तार विभिन्न दिशाओं में विसर्पाकार यानी विसर्प के समान यानी सांप के समान या डोरी जैसा होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप, ये जो आयताकार प्रतिरूप है इसमें जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसको क्या कहा जाता है, आयत कहा जाता है। इस आयत के यानी जैसे कोई मान के चलो कोई जो वो बना दिया, पौंड बना दिया, टाँका बना दिया, उस टाँके के चारों तरफ जितने भी अधिवासियों का निर्माण होगा वो इस रूप को प्रदर्शित करेगा। तो जो आयताकार है ये गांव के सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां धूल भरी आंधियां चलती हैं अथवा मैदानी भागों में जहां डाकुओं लुटेरों के आक्रमण का भय रहता है वहां पाई जाती हैं। किसी जल स्रोत या तालाब के निकट यानी कोई भी जल का कोई स्रोत हो, तालाब हो, पौंड हो, उसके आसपास इनका क्या होता है, विकास होता है, जिसको चौकोर गांव, जिसमें चौकोर बस्तियां बसती हैं और जिन्हें परकोटा क्या करता है, आपसी में घेरे रहता है। और संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकांश मध्ययुगीन गांव ऐसे ही पाए जाते हैं। कौन से वाले? आयताकार प्रतिरूप। अब है सीढ़ी के आकार, यानी आपने सीढ़ी देखी है तो सीढ़ी का जो आकार होता है, सीढ़ी ये सीढ़ी प्रतिरूप ये वाला। अब इसके जैसे मान के चलो ये है, ये तो इधर रेल की पटरी जा रही है, इधर रोड जा रही है, ये इन दोनों के बीच में जो ग्रामीण अधिवास विकसित होगा वो कौन सा होगा? सीढ़ी प्रतिरूप वाला, सीढ़ी प्रतिरूप या सीढ़ी आकार वाला। तो ये क्या ट्रेन जा रही है, ट्रेन की लाइन जा रही है और ये यातायात के जो सड़क है ये जा रही है, इनके बीच में जो अधिवास विकसित हो रहा है उसको क्या नाम दे रहे हैं अपने? सीढ़ी प्रतिरूप, सीढ़ी प्रतिरूप। तो ये जो आकृति है ये प्रदर्शित कर रही है
क्योंकि यहाँ दो प्रकार के यातायात आपसे क्या चल रहे हैं, समांतर चल रहे हैं। और इन समांतर, एक तरफ रेलवे है और एक तरफ सड़क मार्ग है, दोनों के बीच में समांतर चल रहे हैं, दोनों के बीच में जो विकसित अधिवास हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, सीढ़ी प्रतिरूप के नाम से याद रखना। अब गांव मुख्यतः पर्वतीय ढालों पर, नदियों की घाटियों पर तथा पर्वत कुटु तथा ढालों के मध्य भागों में मिलते हैं या मकान की सीढ़ियों के आकार के बनाए जाते हैं, इसलिए इस प्रतिरूप को सीढ़ी प्रतिरूप नाम दिया जाता है। इसके बाद अलावा है वर्ताकार प्रतिरूप, वर्त। इस प्रकार के गांव सामान्यतः किसी झील, तालाब यानी वर्त वाला, ये वाला वर्त प्रतिरूप, ये कोई भी तालाब है तो तालाब के चारों तरफ जो भी विकसित होगा उसको क्या कहा जाता है, वर्ताकार प्रतिरूप। ये क्या है, यहाँ पानी है तो पानी के चारों तरफ अपने आप डेवलपमेंट हो रहा है। जहां पर मैंने आपको पहले बताया है कि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। यदि ये तीनों चीजें मिल रही हैं, जहां पर सुविधा के अनुसार मिल रही है, वहां ऑटोमेटिक यानी किसी बस्ती का निर्माण हो जाएगा। बस ये 3 चीज मिलनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जलवायु हो तो बस्ती में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अधिक से अधिक यानी कम से कम समय में बहुत अधिक डेवलप हो जाएगी। इसके बाद में है नेक्स्ट है नाभिकीय गांव, यानी जिसके केंद्र में गांव की नाव डालने वाले मुखिया का घर होता है, यानी बीचों बीच में, यानी जो भी गांव है उस गांव में पहले यानी पुराने गांव में आप देखो तो जो गांव का मुखिया होता था, सरपंच होता था, उस गांव के मुखिया का जो मकान होता था वो गांव के बीच में होता था। और गांव के बीच में क्यों होता था, क्योंकि वो गांव कहीं भी बना था तो उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास वहाँ लोग आके बस जाते थे। क्यों? क्योंकि जो मुखिया है तो मुखिया के आसपास उसको क्या मिलेगी, सुविधा भी मिलेगी, सुविधा जैसे पानी की सुविधा मिलेगी, लाइट की व्यवस्था भी मिलेगी और उसको जो जंगली जानवर है उनसे भी उनको क्या सुरक्षा मिलेगी। इसलिए गांव के बीच में मुखिया का मकान होता था, मुखिया के चारों तरफ जो अधिवास होता था उसको नाभिकीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता था। अब है निहारकीय गांव, जिसके केंद्र में तालाब, चबूतरा या पंचायत घर आदि होता है, जहां गांव के लोग सामूहिक रूप से सामाजिक उत्सव, नृत्य, गायन, नाटक, चौपाल अथवा सभाएं करते हैं, जहां मेले भी लगते हैं। भारत में दोनों ही प्रकार के गांव, जैसे गंगा यमुना के दोआब, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में इस प्रकार की निहारी का प्रतिरूप अधिक देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जैसे मान के चलो आप, जैसे आपके आसपास में जैसे कोई पुराना गांव है, उस पुराने गांव में आप जो पुरानी जो लोकेशन है, जो बसावट है, उसको अच्छी तरह से देखना। उस पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो गांव का जो मध्य भाग है, जो बीच वाला पार्ट है, उस भाग में या तो मंदिर मिलेगा। अब मंदिर के पास में चौपाल यानी चौपाटी, यानी एक ऐसी जगह जहां पर काफ़ी लोग एकत्रित हो और अपने राय मशवरा कर सकें, या उत्सव कर सकें, या नाटक कर सकें, या कुछ गायन कर सकें, ऐसा स्थान वहाँ पर रखा जाता था। और उसके आसपास में शारीरिक जैसे स्कूल है, स्वास्थ्य संबंधित हॉस्पिटल है, उनकी व्यवस्था उसके आसपास करते थे। तो कुल मिलाकर जहाँ सुविधाओं का पूरा इंतजाम होता था, वहाँ ग्रामीण बस्तियों का क्या होता था, विकास होता था। तो मुख्य चीज़ें इसमें अपने को ज़्यादातर यही चीज़ देखने को मिल रही है, जो रूरल सेटलमेंट है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी में जो
ग्रामीण अधिवास है, उस ग्रामीण अधिवास में हडसन के अनुसार उसने स्पष्ट किया कि भूमि का वैभाग जो मानव बचाव के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है उसको अधिवास कहा जाता है। अब जो अधिवास है, ये अधिवास मुख्य है किनको? जलवायु को, जलवायु, उच्चावच, इन दो चीजों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर इन चीजों का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था। तो आज अपना जो मानव भूगोल का अधिवास से आप क्या समझते हैं और ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों को के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और ज़्यादा यानी हमेशा राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे। धन्यवाद।